Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 18th March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is recommended daily requirement of vitamin C in full term infant about. अगर किसी बच्चे का जन्म फुल टर्म प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने के बाद हुआ हो तो 1 साल की उम्र तक इस बच्चे को हर दिन कितना विटामिन सी देना सही माना जाएगा? 30 mg पर डे, 60 mg पर डे, 40 mg पर डे, 80 mg पर डे। The right answer is option C, 40 mg per day. अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीने के बीच है तो आप इसे हर दिन 40 mg पर डे तक विटामिन सी दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 महीने के बीच है तो आप इसे 50 mg पर डे के हिसाब से विटामिन सी दे सकते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर mg का मतलब है मिलीग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमेटोपोइसिस टर्म का क्या मीनिंग होता है? व्हाट यू मीन बाय हेमेटोपोइसिस कंडीशन? The right answer is formation of blood cells like RBC, WBC and platelets in bone marrow known as hematopoiesis. हमारी ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स इन सभी का निर्माण हिमेटोपोइसिस कहलाता है और अडल्ट्स के अंदर इन सभी ब्लड सेल्स का निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है। हमारी बोन के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है इसे बोन मैरो कहते हैं। इन्हीं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब एम्ब्रियोनिक पीरियड चल रहा होता है, फीटस एम्ब्रियो स्टेज के अंदर होता है यानी 8 सप्ताह से कम की उम्र का होता है, तब इसमें हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है? तो आप बता सकते हैं यॉर्क सैक के अंदर। एम्ब्रियो पीरियड में यानी 8 सप्ताह की उम्र में बच्चे के अंदर ब्लड सेल्स का निर्माण यॉर्क सैक के अंदर होता है और जब बच्चा 9 महीने से कम एज का है, 8 सप्ताह से ज़्यादा और 9 महीने से कम उम्र का है, वुम्ब में है, तो इस समय जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है, वो लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है। इन तीनों ही चीज़ों को याद रखिएगा, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एम्ब्रियो पीरियड में यॉर्क सेल के अंदर, फीटल पीरियड के अंदर लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और अडल्ट्स के अंदर बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following actions is not used to prevent excessive hemorrhage in third stage of labor? अगर किसी क्लाइंट को लेबर की थर्ड स्टेज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसके मैनेजमेंट में कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ऑक्सीटॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन, यूट्राइन मसाज, मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी। The right answer is option D, right mediolateral episiotomy. एपिसियोटोमी लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान किया जाने वाला प्रोसीजर है जिसमें पेरिनियम एरिया में फॉर्किटी मसल्स के अंदर कट लगाकर वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा किया जाता है
ताकि बच्चे को इजीली डिलीवर करवाया जा सके। इसका इस्तेमाल करके हम ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन करवाकर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाया जाता है, ताकि वहां पर मौजूद ओपन ब्लड वेसल्स पर कंप्रेशन पड़े और ब्लीडिंग रुक जाए। इसके अलावा यूट्राइन एरिया में फंडस एरिया में मसाज करने से वहाँ के टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज असिस्टिंग द RN with discharge instruction for a client with implantable defibrillator. What discharge instruction is essential? किसी क्लाइंट में आपने डिफिब्रिलेटर लगाया और अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस क्लाइंट को डिस्चार्ज के समय नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा इंस्ट्रक्शन देना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा? ऑप्शन ए, यू कैनॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इन माइक्रोवेव। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो माइक्रोवेव में बना हो। ऑप्शन बी, you should avoid moving the shoulder on the side of the pacemaker site for 6 weeks. आप अगले 6 सप्ताह तक जिस तरफ के बॉडी पार्ट में डिफिब्रिलेटर लगा है, उस तरफ के शोल्डर को मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। ऑप्शन सी, यू शुड यूज योर सेल फोन ऑन राइट साइड। आप अपने सेल फोन यानी मोबाइल फोन को राइट साइड से यूज करेंगे। ऑप्शन डी, यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई ऑन कॉमर्शियल एयरलाइनर विद डिफिब्रिलेटर इन प्लेस। अगर आपको चेस्ट एरिया में डिफिब्रिलेटर लगाया जा चुका है तो आप कभी भी एरोप्लेन से ट्रेवल ना करें। डिफिब्रिलेटर लगा है पेशेंट को, तो वो माइक्रोवेव में बना खाना खा सकता है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन एरोप्लेन के अंदर ट्रेवल कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। जिस तरफ डिफिब्रिलेटर लगाया गया है उस साइड को पेशेंट मूवमेंट करवा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। फाइनली आपके पास ऑप्शन सी बचता है, ये सही ऑप्शन है। पेशेंट में चेस्ट एरिया के अंदर लेफ्ट साइड में डिफिब्रिलेटर लगाया जाता है और इस पेशेंट को इस इंस्ट्रक्शन को देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बॉडी में लेफ्ट साइड में डिफिब्रिलेटर लगा है, तो आप अब भविष्य में जो भी बैटरी से बने उपकरण इस्तेमाल करें, बैटरी से चलने वाली इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करें, उन्हें हमेशा राइट साइड की तरफ से यूज़ करें। एक बार फिर से समझिएगा, पेशेंट के लेफ्ट बॉडी पार्ट में डिफिब्रिलेटर लगाया गया है चेस्ट एरिया में, तो अब अगर कोई भी बैटरी से चलने वाली चीज का पेशेंट इस्तेमाल करता है तो उसे राइट हैंड से करे या राइट बॉडी की साइड से करे। जैसे उसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है तो वो उसे राइट ईयर के अंदर रखकर अपनी बात को कह सकता है, सुन सकता है। या इसके अलावा कोई भी मशीनरी जिसके अंदर बैटरी लगी है, बैटरी से चलती है, तो वो राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट से इस्तेमाल करेगा। यही एक इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ देना सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इसके अलावा क्लाइंट को अगर इस इक्विपमेंट के लगने के बाद में किसी भी प्रकार की डिजीनेस होती है, फैटीग होता है, फैंटिंग होती है, तो वो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करेगा। अगर हार्ट बीट भी एबनॉर्मल फील होती है, रैपिड हार्ट बीट होती है, तो भी तुरंत डॉक्टर को इसे रिपोर्ट करना होगा। Next question is, a child comes to the hospital after exposure to diphtheria and is given antitoxin. This type of immunity is known as। एक बच्चा जिसे डिप्थीरिया का एक्सपोजर हुआ है, यानी डिप्थीरिया से ग्रसित किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है और इसे हॉस्पिटल में एंटीटॉक्सिन दिया गया,
इस प्रकार से इस बच्चे में डेवलप करवाई गई इम्यूनिटी को आप क्या कहेंगे? क्या ये एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी है? क्या ये एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है? क्या ये पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है या फिर पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो रहा है, हम इसे बाहर से तैयार की हुई एंटीबॉडीज दे रहे हैं, तो ये कंडीशन पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को बताती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the predisposing condition for the occurrence of rheumatic fever in children? बच्चों में rheumatic fever होने से पहले कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है, या यूं कहें कि किस डिजीज कंडीशन के होने के बाद बच्चों में rheumatic fever डेवलप हो जाता है? फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, राइनाइटिस, कॉन्ड्राइटिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फेरेंजाइटिस। हमारा जो थ्रॉट वाला एरिया है, गले वाला हिस्सा है, इसे आप फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, और गले के इस हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कंडीशन फेरेंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। और गले में हुए इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कंडीशन को आप स्ट्रेप थ्रॉट या स्कारलेट फीवर कह सकते हैं, अगर गले में हुआ ये इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया द्वारा हुआ हो तो। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति के गले में स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए और उस इन्फेक्शन का ये पर्सन प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले, जिसके कारण इस व्यक्ति के हार्ट, ब्लड वेसल और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगे, उसे फीवर रहे, पेन हो, तो ये कंडीशन र्यूमेटिक फीवर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो र्यूमेटिक फीवर में र्यूम वर्ड है, ये एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। एक बार फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर किसी पर्सन के गले में स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और उसने इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो ये बैक्टीरिया आगे जाकर पर्सन के हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, जॉइंट्स एरिया में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिससे इन हिस्सों में सूजन हो जाएगी, पेन रहेगा। यही कंडीशन रूमेटिक फीवर के नाम से जानी जाएगी। Next question is administration of ready-made antibodies is example of। अगर किसी क्लाइंट में आप बाहर से तैयार की गई एंटीबॉडीज को एडमिनिस्टर करके उसे किसी डिजीज के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऐसा करके आप उस पर्सन की बॉडी में किस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब किसी डिजीज के अगेंस्ट हमारा शरीर खुद एंटीबॉडीज तैयार करता है, मेहनत करता है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और जब पहले से तैयार एंटीबॉडीज को आप बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, इसमें आपकी बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसे नहीं बनाया है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following drug is not used in management of hyperkalemia? अगर किसी क्लाइंट में पोटेशियम का लेवल 5.1 से ज़्यादा हो जाए
तो ये कंडीशन हाइपरकैलेमिया है और नीचे बताए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट नहीं होता। ऑप्शंस आर कैल्शियम ग्लूकोनेट, सालब्यूटामॉल, सोडियम बाइकार्बोनेट, एट्रोपिन सल्फेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट में नहीं किया जाता। एट्रोपिन सल्फेट हार्ट रेट को इंक्रीज करने और बॉडी सिक्रीशंस को रिड्यूस करने में मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक पर्सन ने ह्यूमंस में पाए जाने वाले ब्लड को 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया था और ये क्लासिफिकेशन ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन के हिसाब से किया गया था। जिन लोगों में ए एंटीजन मौजूद था उन्हें एक ब्लड ग्रुप कहा गया, जिनमें बी मौजूद था उन्हें बी ब्लड ग्रुप कहा गया और जिनके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद थे तो उन्हें ए बी ब्लड ग्रुप टाइप कहा गया और जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं था उन्हें ओ ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा इस डिस्कवरी के किए जाने के बाद उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which prothrombin time value would be considered normal for a client who is receiving warfarin? अगर किसी क्लाइंट को आप वॉरफेरिन नामक ओरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस दे रहे हैं तो इसमें कितना प्रोथ्रोम्बिन टाइम वैल्यू नॉर्मल माना जाएगा? 12 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 98 सेकेंड्स। The right answer is option B, 20 seconds. Let's see the rationale. अगर किसी क्लाइंट को वॉरफेरिन ड्रग दी जा रही है तो इस क्लाइंट के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू होती है उससे नॉर्मल वैल्यू अगर 2 गुना ज़्यादा भी आए तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मली किसी भी पर्सन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है 12 सेकंड का माना जाता है और अगर पेशेंट को वॉरफेरिन ड्रग दे रहे हैं और प्रोथ्रोम्बिन टाइम 24 सेकंड भी आए तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर जो 12 सेकंड्स की वैल्यू दी गई थी, ये नॉर्मल वैल्यू है और 20 सेकंड तक भी अगर पेशेंट में ये टाइम जाता है, तो हम इसे नॉर्मल मानेंगे। यही आपसे ये चीज़ पूछी जा रही थी। तो याद रखिएगा, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 12 सेकंड्स का और अगर वारफेरिन दे रहे हैं, तो ये 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा हो सकता है, तो भी हम इसे नॉर्मल ही मानेंगे। हेपेरिन की बात की जाए तो जिन क्लाइंट्स में हेपेरिन थेरेपी दी जा रही होती है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस दिए जा रहे होते हैं उनमें एपीटीटी टेस्ट करवाया जाता है और नॉर्मल एपीटीटी टेस्ट की जो वैल्यू है वो 60 से 70 सेकंड मानी जाती है और अगर आप पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी दे रहे हैं, हेपेरिन ड्रग दे रहे हैं, तो अगर एपीटीटी वैल्यू 1.5 से 2 गुना तक भी आए इस नॉर्मल वैल्यू की तो आप नॉर्मल मानेंगे। यानी कि अगर पेशेंट को आप हेपेरिन दे रहे हैं और एपीटीटी टेस्ट की वैल्यू 120 सेकंड भी आती है तो आप इसे नॉर्मल मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क टू द बेबी इज कॉल्ड। मदर के मिल्क से
बच्चे की बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज का ट्रांसफर किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, artificially acquired active immunity, naturally acquired passive immunity, naturally acquired active immunity. The right answer is option C. ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी आईजीए एंटीबॉडी मदर से बच्चे में ट्रांसफर होती है। ये नेचुरली हो रही है और इसमें बच्चे की बॉडी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया जाता, तो ये पैसिव है। तो ये नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a adult has a coagulation time of 20 minutes. The nurse should observe the client for which of the following? किसी अडल्ट पर्सन के अंदर कोगुलेशन का समय 20 मिनट्स है। इस सिचुएशन में इस पेशेंट में एज अ नर्स आपको कौन सी फाइंडिंग को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए? ऑप्शन ए ब्लड क्लॉट्स को, ऑप्शन बी एकाइमोटिक एरियाज को, ऑप्शन सी जॉन्डिस को, ऑप्शन डी इन्फेक्शन को। Important question. Yes, the right answer is option B. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 9 टू 12 मिनट्स। 9 से लेकर 12 मिनट के बीच में यदि क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो इसे आप नॉर्मल मानेंगे। अगर क्लॉटिंग टाइम 9 मिनट से कम का हो जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पर 20 मिनट्स कोagulation टाइम दिया गया है, इसका मतलब है कि क्लॉटिंग टाइम 12 मिनट से ज़्यादा है और इस सिचुएशन में ब्लड क्लॉट बनने में ज़्यादा समय लगेगा और इसकी वजह से स्किन के नीचे मौजूद छोटी ब्लड वेसल्स में ब्लड लॉस देखने को मिलेगा और इस ब्लड लॉस के कारण स्किन जो है नीले रंग की हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। इसी को हम एकाइमोटिक एरियाज के नाम से जानते हैं। स्किन के ऊपर इंटरनल ब्लीडिंग के कारण रेड या ब्लूइश कलर के स्पॉट्स का बन जाना एकाइमोटिक एरियाज के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्लीडिंग होने को बताती है और क्लॉटिंग टाइम के बढ़ने पर इन्हें नोट किया जाता है। जॉन्डिस लीवर डैमेज की कंडीशन में होता है या फिर किसी ऐसी कंडीशन में जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से हो रहा हो, तो जॉन्डिस कंडीशन देखने को मिलती है। अगर किसी क्लाइंट में आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का काउंट 4000 से 11000 के बीच में है, तब तो ये नॉर्मल है, लेकिन किसी वजह से डब्ल्यूबीसी 4000 से कम हो जाती है, तो इस पर्सन में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। Next question is painless bleeding after 28 weeks of pregnancy is associated with 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने के बाद अगर वुमेन को बिना दर्द के वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये किस कंडीशन के होने को बताती है? हाइडेटिडिफॉर्म मोल, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी। Very important question. The right answer is option B placenta previa. आइए इन सभी कंडीशंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। मोलार प्रेगनेंसी को आप हाइडेटिडिफॉर्म मोल के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा।
मोलार प्रेगनेंसी को हम हाइडेटिडिफॉर्म मोल के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इस कंडीशन में? A tumor formation by trophoblastic cells of uterus after fertilization. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद बनी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में यदि ट्यूमर बन जाए तो ये कंडीशन मोलार प्रेगनेंसी या हाइडेटिडिफॉर्म मोल के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती क्या है तो आप बता सकते हैं these are the cells of uterus responsible for implantation of embryo in uterus and formation of placenta. फर्टिलाइजेशन के बाद बनी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के द्वारा फर्टिलाइज्ड एग को या जाइगोट को यूट्रस में सही जगह पर इम्प्लांट करवाया जाता है और प्लेसेंटा का निर्माण करवाया जाता है। और इन सेल्स के अंदर यदि ट्यूमर बन जाए तो ये कंडीशन मोलार प्रेगनेंसी है। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर प्लेसेंटा प्रीविया टर्म के बारे में। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा that partially or completely covers the cervical opening known as placenta previa. इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने यूट्रस है और ये सर्विक्स वाला एरिया है। ये आपका बेबी है जो कि वुम्ब के अंदर है। अब इस यूट्रस में प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कुछ इस जगह इस तरह से हो जाए कि ये सर्विक्स एरिया को यानी यूट्रस की नेक वाले हिस्से को, यूट्रस की ओपनिंग को कंप्लीटली या पार्शियली कवर कर ले। तो ये कंडीशन प्लेसेंटा प्रेविया है। और इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है वुमेन को बिना दर्द के वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। तो याद रखिएगा 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद अगर वुमेन को बिना दर्द के वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आप एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये? फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट एंड ग्रो आउटसाइड द मेन कैविटी ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस से बाहर किसी जगह पर फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन हो जाए तो ये कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में जानी जाती है। एक बार फिर से समझिएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट अपनी नॉर्मल इम्प्लांटेशन पर इम्प्लांट ना होकर कहीं और इम्प्लांट हो जाए तो ये कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है तो आप बता सकते हैं एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा भाग होता है एम्पुला और इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है और इसी जगह पर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना भी रहती है। और इस जगह पर इम्प्लांटेशन यदि हो जाता है तो आप इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी पॉइंट्स यहाँ इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much once again and best of luck.